आपको डॉन फिल्म का वो फेमस डायलॉग तो याद ही होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। लेकिन आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बताने वाले हैं उसके सामने ये डायलॉग भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 11 मुल्कों की पुलिस नहीं बल्कि 15 मुल्कों की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स शोभराज है, जिसे हम और आप बिकनी किलर के नाम से भी जानते हैं। चार्ल्स शोभराज चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वह 19 साल के बाद जेल से रिहा हो रहा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे चार्ल्स शोभराज एक बिकनी किलर बना और क्यों 15 मुल्कों की पुलिस चार्ल्स शोभराज के पीछे पड़ी थी। तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। चार्ल्स शोभराज का पूरा नाम हतचंद भवनानी गुरुमुख चार्ल्स शोभराज था। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सबसे बड़े शहर साइगोन में हुआ था। चार्ल्स के पिता भारतीय मूल के थे जबकि उसकी मां वियतनाम की रहने वाली थी। जब चार्ल्स का जन्म हुआ था तब तक उसके माता पिता ने शादी नहीं की थी बल्कि लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रहे थे। चार्ल्स के जन्म के बाद ही उसके पिता उसको अपनाने से इनकार कर देते हैं और बहुत जल्द चार्ल्स के माता पिता अलग भी हो जाते हैं। इसके बाद चार्ल्स की मां फ्रांस आर्मी के लेफ्टिनेंट रैंक अधिकारी से शादी कर लेती हैं। तो उसके बाद चार्ल्स अपनी मां और सौतेले पिता के साथ फ्रांस में ही रहने लगता है। बहुत कम उम्र में ही अपराध ने चार्ल्स को आकर्षित करना शुरू कर दिया था। अभी चार्ल्स की उम्र 16 साल भी नहीं हुई थी, तभी इसका उठना बैठना चोर लुचक्कों के साथ शुरू हो गया था। वैसे इसने तो चोरी और छीना झपटी का काम बहुत कम उम्र से ही शुरू कर दिया था, लेकिन पहली बार ये पुलिस के हाथ साल 1963 में लगा। चूँकि चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया था, जुर्म साबित होने पे चार्ल्स को 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। चार्ल्स ने भले कोई बड़ी डिग्री हासिल नहीं की थी, मगर इसका बातचीत करने का अंदाज ऐसा था कि हर कोई इसकी तरफ आकर्षित हो जाता। ये किसी को भी अपने बातों में फंसा लेता था और अपने इसी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए इसने जेल में अमीर कैदियों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। उन्हीं अमीर कैदियों में से एक कैदी फेलिक्स डी स्कोग्रे भी था। चार्ल्स शोभराज ने जेल में रहते हुए फेलिक्स से काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली। जेल से पैरोल मिलने के बाद चार्ल्स एक ही कमरे में फेलिक्स के साथ रहने लगा। फेलिक्स काफ़ी अमीर घराने का लड़का था और उसकी जान पहचान काफ़ी अमीर लोगों से थी। साथ ही ये बड़ी बड़ी पार्टियों में भी जाता था। फेलिक्स के साथ चार्ल्स हाई क्लास सोसाइटीज़ के पार्टी में भी जाता था और इन पार्टी में जाकर चार्ल्स वहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर काफ़ी सारी ज्वेलरी चोरी करता। तो ऐसे ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात एक पर्शियन वुमन से होती है और उसके साथ वह शादी कर लेता है, क्योंकि चार्ल्स ने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। लेकिन लड़की को इस बात का भनक नहीं था कि चार्ल्स कितना बड़ा क्रिमिनल है। तभी उसी रात पुलिस चार्ल्स को गिरफ्तार करती है अपने दोस्त फेलिक्स की गाड़ी चुराने के जुर्म में। जैसे ही वह जेल से बाहर आता है तो वो और उसकी वाइफ फ्रांस को छोड़कर ईस्टर्न यूरोप की तरफ निकल जाते हैं। वो अगले कुछ महीनों तक एक देश से दूसरे देश तक घूमते रहते हैं। इसी दौर में वो नए लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं और उन्हें लूटते हैं। चार्ल्स शोभराज और उसकी पत्नी क्राइम करने के बाद कभी भी एक जगह नहीं रुकते थे, बल्कि किसी विदेशी नागरिक की पहचान कर उससे दोस्ती करके और फिर उसका पासपोर्ट लूटकर उसी के पासपोर्ट और नाम इस्तेमाल करते हुए दूसरे देश चले जाते थे। इस तरह वह 1971 में भारत आते हैं। भारत आते ही उसकी पत्नी एक बेटी को जन्म देती है। यहाँ तक कि वो भारत आकर भी क्राइम करता है और बड़े लेवल पे ही क्राइम करता है। कुछ दिन वह मुंबई में रहता है और उसके बाद वो दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उसकी पहचान एक लोकल बदमाश से होती है। पहले चार्ल्स उससे अच्छी दोस्ती करता है, मगर कुछ दिनों बाद उसकी ही 2 रिवॉल्वर लूटकर वापस मुंबई आ जाता है। मुंबई आकर वो रिवॉल्वर बेचने के जुगाड़ में लग जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है।
वह उससे रिवॉल्वर बेचने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान रिवॉल्वर से गोली चल जाती है और सीधे रिवॉल्वर खरीदने आए व्यक्ति के सीने पे लगती है। तो चार्ल्स को लगता है कि वह मर गया, लेकिन वह व्यक्ति बाद में पुलिस वालों को सारी कहानी बता देता है। तो पुलिस चार्ल्स शोभराज की तलाश में लग जाती है और 14 नवंबर 1971 को पहली बार भारत में चार्ल्स शोभराज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद चार्ल्स को दिल्ली लाया जाता है। अभी उसे दिल्ली लाए कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक वह पेट में दर्द की शिकायत करता है, तो तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। यहाँ उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही भर्ती रखा जाता है। इसी दौरान एक दिन चार्ल्स शोभराज पास में ही बैठे पुलिस वाले को कहता है कि आज मुझे डॉक्टर ने नींद की दवाई नहीं दी है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर तुम इस लाइट को बंद कर दो तो शायद मुझे नींद आ जाए। चार्ल्स की बातें सुनकर वहां पर मौजूद गार्ड लाइट को बंद कर देता है। उधर चार्ल्स की पत्नी बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स तथा पुलिस वालों को बगल के कमरे में अपनी बातों में लगाए रखती है। इसी तरह 20 मिनट बीत जाते हैं। 20 मिनट के बाद जब एक पुलिस वाला उस कमरे में जाकर लाइट ऑन करता है तो कमरे में कोई नहीं था, यानी कि चार्ल्स शोभराज एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाता है। तो पुलिस की टीम उसे ढूंढने में लग जाती है और जल्द ही उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पकड़ लेती है। उसके बाद उसे दोबारा से उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर 2 महीने के बाद कुछ शर्तों पे उसे बेल मिल जाती है। दिल्ली से बेल मिलते ही वह भागकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच जाता है। वो अफगानिस्तान पहुंचकर एक फेमस होटल में रुकता है, मगर जल्द ही वहां से निकलने का फैसला करता है। चूँकि ये अफगानिस्तान का सबसे महंगा होटल था और होटल का बिल बहुत ज़्यादा था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह दिमाग लगाकर होटल के कंपाउंड से एक कार चुराकर भाग निकलता है। लेकिन वह अफगानिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे पकड़ा जाता है और फिर उसे काबुल की जेल में डाल दिया जाता है। वो इस जेल में भी कुछ ही दिन रहता है और एक बार फिर से बीमारी का नाटक करता है। तो उसकी हालत को देखते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और यहाँ भी हॉस्पिटल में कुछ दिनों के बाद गार्ड की चाय में नशे की गोलियां मिला देता है। उसके बाद वहाँ से भी फरार हो जाता है। यहाँ से भागने के बाद चार्ल्स शोभराज 1971 में ही पाकिस्तान चला जाता है। उसके बाद वह वहाँ टैक्सी लेता है और सन्नाटे में जाने के बाद वह टैक्सी ड्राइवर की ही हत्या कर देता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह चार्ल्स शोभराज द्वारा की गई पहली हत्या थी। इसके बाद कुछ समय तक वह पाकिस्तान में रहता है और फिर वह पाकिस्तान से भारत हथियारों की स्मगलिंग शुरू कर देता है और खूब पैसा कमाता है। यहाँ तक कि गाड़ियों की चोरी भी करता है और विदेशी पर्यटकों को भी लूटता है। ऐसे 2 साल तक चलता है। इसी के दौरान वह 1973 में वह दिल्ली के मशहूर अशोका होटल में रुकता है। होटल में रुकने के दौरान ही वह एक डांसर से दोस्ती कर लेता है और उससे शादी का वादा भी करता है। डांसर से दोस्ती होने के बाद वह एक बड़ी प्लानिंग करता है और ज्वेलरी शॉप में लूट का प्लान बनाता है। उसके बाद वह होटल की ही ज्वेलरी शॉप में जाकर खुद को नेपाल का राजकुमार बताता है और अपने बातों से ये यकीन भी दिलाता है कि वह नेपाल का राजकुमार है। इसके बाद स्टाफ नीचे से काफ़ी महंगे महंगे आभूषण लेकर ऊपर शोभराज के कमरे में आ जाता है। स्टाफ के कमरे में आते ही शोभराज उसे पानी पीने के लिए देता है। पानी पीते ही वो बेहोश हो जाता है क्योंकि शोभराज ने पहले से ही उसमें नशे की गोलियां मिलाई थी। स्टाफ के बेहोश होते ही शोभराज सभी जेवर लेकर उस डांसर के साथ फरार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब दूसरे स्टाफ कमरे में आकर देखते हैं तो पता चलता है कि उनका ही स्टाफ बेहोश पड़ा है और कमरे में मौजूद लोग ज्वेलरी के साथ फरार हो चुके हैं। तो पुलिस वहां आती है तो कमरे में तलाशी के दौरान ही उन्हें वहां एक पासपोर्ट मिलता है और वो पासपोर्ट चार्ल्स शोभराज का ही रहता है। फिर उसी पासपोर्ट से पुलिस चार्ल्स शोभराज का पहचान कर लेती है। साथ ही स्थानीय एयरपोर्ट को खबर कर देती है कि अगर चार्ल्स शोभराज आता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। प्लान के मुताबिक चार्ल्स शोभराज एयरपोर्ट पे ही आता है ताकि दूसरे देश भागा जा सके,
लेकिन एयरपोर्ट पे चार्ल्स के साथ उसकी डांसर दोस्त पकड़ी जाती है ज्वेलरी के साथ, लेकिन चार्ल्स सोबराज फिर से एक बार भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन चार्ल्स सोबराज को कुछ दिनों बाद ही पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और एक बार फिर से जेल भेज दिया जाता है। तो अगले कई महीनों तक चार्ल्स सोबराज जेल में ही रहता है और कुछ महीनों बाद उसे बेल मिल जाती है। लेकिन उधर चार्ल्स की पत्नी उससे तंग आकर सारे रिश्ते ख़त्म कर देती है और वह अपनी बेटी को लेकर वापस फ्रांस चली जाती है। इधर चार्ल्स सोबराज जेल से छूटने के बाद तुर्की की राजधानी अंकारा चला जाता है। वहां जाते ही उसकी मुलाकात उसके एक भाई से होती है। तो वह अगले 2 साल तक वह और उसका भाई साथ मिलकर अलग अलग क्राइम को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार वह क्राइम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव करते हैं। पहले वो लोगों को दोस्त बना के लूटते थे, लेकिन अब वो थोड़ा तरीका बदलते हैं। पहले लोगों की मदद का जरिया बनते हैं, फिर उन्हें लूटने लगते हैं। लेकिन अब आप जानिए इसे बिकनी किलर क्यों कहते हैं। 18 अक्टूबर 1975 को एक डेड बॉडी मिलती है जिसका नाम रहता है टेरेसा। पहले ऐसा लगता है कि डूबने की वजह से मौत हुई है, लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की को ड्रग्स दिए गए थे और गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। ऐसे ही 1 महीने के बाद एक और लाश मिलती है, लेकिन दोनों डेड बॉडी में एक चीज़ समान था कि दोनों डेड बॉडी बिकनी में मिली थी और इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि चार्ल्स सोबराज ने मारा था। इस घटना के बाद ही लोग उसे सीरियल किलर नहीं बल्कि बिकनी किलर के नाम से जानने लगे। चार्ल्स सोबराज ने ऐसे बहुत सारी औरतों को मारा था जिसमें से कई सारे के रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुए। यहाँ तक कि जब हरमन निपेनबर्ग नाम के एक यूएस कपल को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था जिसे चार्ल्स ने जलाकर मार दिया था, तब ये पता चलता है कि चार्ल्स एक फेक आइडेंटिटी यूज कर रहा था जिसका नाम था एलियन ग्वाइटियर। यहाँ तक कि उसके लॉकर में कई फेक पासपोर्ट मिले जो आज तक उसने छुपा कर रखे थे। चार्ल्स सोबराज 20 से भी ज़्यादा मर्डर को एक्सीडेंटल ड्रग का नाम देता है। इसके कारनामे यही नहीं ख़त्म होते। इस बिकनी किलर ने भारत के सबसे खतरनाक जेल तिहाड़ में एक 5 स्टार वाली ज़िंदगी जी थी। उसने जेल में ही कई सारे इंटरव्यू दिए जिसके लिए उसे पैसे भी मिला करते और जेलर और गार्ड से भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला करते। जब चार्ल्स सोबराज 1997 में फ्रांस गया तो वह वहाँ एक सेलिब्रिटी की ज़िंदगी जीने लगा, क्योंकि सरपेंट जैसी मूवी और कई सारी बुक्स में वह अपनी स्टोरी बताता और खूब पैसे कमाता। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि एक क्रिमिनल कितने ही दिनों तक बाहर घूम सकता है और कानून की नज़रों से बच सकता है। जब 2003 में वह नेपाल आता है तब उसे 1975 के आसपास 2 विदेशी नागरिकों की हत्या में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। चूँकि वो केस अब तक नेपाल में बंद नहीं हुआ था और फिर से वह बहुत बार भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता है और आज तक वो 2003 से नेपाल की ही जेल में बंद है। लेकिन अब 19 साल के बाद वो रिहा हो रहा है। चूँकि नेपाल के कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी 70 वर्ष की उम्र का है तो उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे रिहा किया जा सकता है, भले ही उसका गुनाह कितना बड़ा क्यों ना हो। तो ये थी कहानी चार्ल्स सोबराज की। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चार्ल्स सोबराज को जेल से रिहा होना चाहिए या नहीं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।